बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, प्यारी मरियम का केस मैंने रिपोर्ट किया और प्यारी मरियम आप सभी जानते हैं एक बड़ी ही यंग सी एनर्जेटिक व्लॉगर थी और उन्होंने जब अपने काम का आगाज़ किया अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। मेरा सारा प्यार आपके लिए मेरा सारा प्यार उमाओं ने पुत्रों, इससे मशहूर होने वाली प्यारी मरियम अब हम में नहीं रही। अल्लाह ताला उसके आगे के दर्जात बुलंद करे, उसके लिए आगे आसानियाँ फरमाए। प्यारी मरियम के बारे में लोगों ने बड़ी गलत रिपोर्टिंग की और आपको याद होगा कि सबसे पहले मैंने आपको आकर बताया था कि ऐसे नहीं है, बल्कि जो असल वाक़या है वो क्या है। हमारे एक रिपोर्टर भाई हैं जो स्पेशली इनके घर गए थे, उन्होंने आके सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर की। जिस वक़्त लोग बता रहे थे कि प्यारी मरियम जो है दौरान ज़िंदगी उनकी डेथ हो गई, उनके 2 बच्चे जुड़वाँ जो हैं उनकी भी डेथ हो गई। खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ताला उन बच्चों को लंबी उम्र, ज़िंदगी, सेहत दे। माँ के साए के बगैर परवान चढ़ना बहुत मुश्किल है। आप यकीन करिए इस वक़्त प्यारी मरियम के घर में बहुत तकलीफ़ है। उन 2 जुड़वा बच्चों को पालना एक बहुत मुश्किल मरहला है, एक बहुत मुश्किल मरहला है। एक पहाड़ है जो उस शख्स के सामने खड़ा है जिसने अपनी बीवी को खो दिया। वो अपनी बीवी से जेन्युइन बहुत मोहब्बत करता था और उसने जब कल एक बात की, उसने कहा कि काश आप लोग इतनी बातें करने के बजाय मेरी बीवी के लिए फ़ातिहा पढ़ देते। यकीन मानिए बड़ा दुःख हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी वीडियोज़ बनाई थी, कुछ मरियम के बारे में, कुछ उसके शौहर के बारे में। जबकि वो फैमिली इतने बड़े दुःख और कर्ब से गुज़र रही थी। मेरी भी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मरियम के लिए एक दफ़ा फ़ातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा, अभी ये व्लॉग सुनते-सुनते ही। मैंने जब प्यारी मरियम के बारे में सुना और जो डिटेल्स उनके शौहर ने शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि मरियम के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह से उसकी डेथ हुई, तो मामला इतना सादा नहीं था। आई डोंट नो व्हाई कि मरियम के शौहर जो है वो इस मामले को उन्होंने उस तरह से नहीं उठाया। गो उनकी गुफ्तगू में मैंने ये महसूस किया कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मरियम की मिसहैंडलिंग हुई है। वो मिसहैंडलिंग क्या हुई है, आज हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है। मैं उनके साथ ये पूरी चीज़ें डिस्कस करूँगी। मुख्तसर सा पहले आपको एक दफ़ा बताती चलूँ कि इन्होंने बताया कि इनके बच्चों की विलादत सवा 3 बजे होती है। फिर ये कहते हैं कि 4 बजे मुझे ये कहा गया कि जी मरियम के हवाले से सब ठीक है, बच्चों को मैंने कपड़े दिए, बच्चों को इनक्यूबेटर में डाला गया और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद यानी कि तकरीबन साढ़े 4 बजे मुझे आकर ये कहा गया कि मरियम की हालत ठीक नहीं है, उसका खून रुक नहीं रहा, उसका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि साढ़े 4 बजे तो मुझे ये कहा जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे कहा जाता है कि मामला ठीक हो गया है, हम यूट्रस रिमूव नहीं कर रहे और उसे स्टिचेस लगा दिए गए हैं। वो कहते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वो कहते हैं थोड़ी देर बाद वो आए और कहते हैं जी उसका बीपी शूट कर गया। ये बीपी शूट करना जो है डायरेक्ट उसके गुर्दों पर और उसके हार्ट पर इफेक्ट किया उसने। फिर वो कहते हैं सवा 5 मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि हालत बहुत सीरियस है। फिर वो कहते हैं कि कोई बाहर नहीं आया, मैं परेशान था। ज़िंदगी और मौत के दरमियान मेरी जो बीवी है वो थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अंदर क्या चल रहा है। 9 बज जाते हैं, शिफ्ट चेंज होती है, नए डॉक्टर्स आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं एक बड़े हैरत अंगेज़ सा मंज़र होता है कि स्ट्रेचर पर मेरी बीवी को आईसीयू ले जाया जा रहा होता है, मुंतकिल किया जा रहा होता है। उसे ऑक्सीजन लगी होती है और उसकी हार्ट बीट और बीपी जो है वो नॉर्मल दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर उसने एक बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा कि ये सब कुछ जो है ये आर्टिफिशियल था। उसका हार्ट बीट, उसका बीपी ये सब कुछ आर्टिफिशियली मैनेज था। इस चीज़ ने मुझे थोड़ा-सा और भी हैरान किया। उसके अलावा जो बातें इसने इससे पहले बताई हैं वो सादी बातें नहीं है। मेरे साथ अभी डॉक्टर साहबा मौजूद है, वो इस पर ज़रा रोशनी डालेंगी क्योंकि उन्होंने स्पेशली हाइलाइट किया है कि ये जो तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं इसमें एक सीरियस किस्म की मिसहैंडलिंग हुई है। वो क्या है वो हम उन्हीं से जानेंगे। अब वो कहते हैं कि जब ये सब होता है मुझे उसके बाद कहा जाता है कि ब्लड ले आओ, यानी आईसीयू शिफ्ट करने के बाद कहा जाता है ब्लड ले आओ। वो कहते हैं मैं ब्लड लेकर आता हूँ, मुझे दिलासे दिए जाते हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर्स थे, कह रहे थे कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है कि मस्नूई सांसें थी, मस्नूई था सब कुछ, दिलासे दिए जा रहे थे और फिर रात के 1:30 बजे मुझे कहा जाता है कि हालत बहुत सीरियस है, उसे हम पंप दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा वी आर सॉरी शी इज़ नो मोर। ये मामला जो है मैं इसके ऊपर खुद ज़्यादा नहीं बोलती, बल्कि मैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे पूछती हूँ ज़रा, क्योंकि मामला सादा नहीं है। अब आप ज़रा नोट कीजिएगा कि मरियम के साथ कहाँ पर क्या कुछ हुआ। मेरे साथ इस वक़्त डॉक्टर उज़्मा मौजूद हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उनसे हम बात करते हैं। ऑन स्क्रीन वो क्योंकि कभी आई नहीं है, वो ऑन स्क्रीन आके नहीं बात करना चाह रही, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही सही है। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरीन? मैं जी आई एम गुड। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आई हैं और मैंने आपके साथ ये पूरा केस डिस्कस किया और आपने पूरा इसको स्टडी किया है और हम फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे हैं, मैं और आप मुश्तरका तौर पर, कि यहाँ पर बड़ी सीरियस किस्म की मिसमैनेजमेंट हुई है, मिस हैंडलिंग हुई है। अब ज़रा आप प्लीज़ इस पे रोशनी डालिएगा
कि ये 4 से लेके पहले तो 9 बजे तक ये क्या कुछ होता रहा। उसके बाद हम 9 बजे वाली के बाद की सिचुएशन पे बात करेंगे जिसमें आईसीयू मुंतकिल किया गया। पहले ये बताइए 4 बजे सब ठीक है, साढ़े 4 बजे यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, 5 बजे दुआ करें। उसके बाद बीपी हाई है, आपके हार्ट पे और आपके लंग्स पे असर कर गया है, या आई डोंट, लंग्स पे नहीं, मेरे ख्याल से गुर्दों पे, हाँ जी, जी, इफेक्ट कर गया है। ये सब कुछ क्या चल रहा था और यहाँ पे कहाँ मिसमैनेजमेंट हुई, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जी, मेरीन, मैंने ये जो सारा केस देखा है और मुझे यही इसमें लग रहा है कि जैसे जैसे देखें डिलीवरी होती है ना, 3 सवा 3 बजे उसकी डिलीवरी हुई है, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं कि जी बच्चे भी नॉर्मल हैं और वो पेशेंट भी ठीक है। उसके बाद एकदम से वो आके कहते हैं कि जी ब्लीडिंग हो रही है और हमें यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा उसका। तो ये एक क्वाइट नेचुरल है कि अक्सर पेशेंट्स में होता है कि डिलीवरी के बाद जैसे वो यूट्रस उस फेज़ में जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। तो कई दफ़ा होता है कि वो इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और ब्लड वेसल्स जो हैं वो खुली रह जाती हैं और उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और इवन कई हम्म। दफ़ा 3-4 घंटे, 12 घंटे तक भी इवन उसके बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है, ये नेचुरल है। लेकिन ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है और उसको सीरियसली ही ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है? और उसमें फिर हम्म। ब्लड करना होता है उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया और ब्लीडिंग स्टॉप कर दी और स्टिच लगा दिया और उन्होंने बता दिया कि पेशेंट ठीक है। चलें यहाँ तक ठीक, सारा मामला समझ में आ रहा है, ठीक है? उसके बाद जी कुछ देर बाद वो कहते हैं कि जी अब बीपी जो है पेशेंट का वो राइज़ हो गया है। हम्म। पेशेंट है वो पहले हाइपरटेंसिव भी नहीं थी। क्योंकि पहले हाइपरटेंसिव होती तो पता होता उनको डॉक्टर्स को, हाइपरटेंसिव पेशेंट भी नहीं थी और ब्लीडिंग भी ज़्यादा थी, तो उसमें ब्लीडिंग जब ज़्यादा है और अच्छा, यहाँ हाइपरटेंसिव। पे इनका बीपी जो है फ्लक्चुएट करता था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैं ये भी आपको फिर ऐड कर दूं। सही, जी। सही। तो जी। नहीं, लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं थी ना वो, बीपी ज़्यादा तो नहीं हो रहा था उसका। फ्लक्चुएट करना एक अलग चीज़ है, ठीक है? नहीं, उनका हाई बीपी रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उस वक़्त वो ब्लीड कर रही थी और ब्लीड उसका उन्होंने स्टॉप किया और स्टिच किया, तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं बीपी लो होने के, ठीक है? और उसके सही। बाद एकदम जो पेशेंट का बीपी रेज़ किया है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो क्यों किया है? उसमें कहाँ पे क्या कोताही हुई है? क्या कोई वो जो एनेस्थीसिया है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं या पोस्ट ऑपरेटिव कोई नेग्लिजेंस हुई है? क्या वजह हुई है? इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि बीपी क्यों रेज़ हुआ उसका। और जब बीपी रेज़ होता है, तो वो फिर आपके कहीं किसी भी ऑर्गन को अफ़ेक्ट कर सकता है ना, वो आपके किडनीज़ को अफ़ेक्ट कर सकता है, लंग्स को कर सकता है, हार्ट को कर सकता है, ब्रेन को कर सकता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वो तो फिर पेशेंट किसी भी कंडीशन में जा सकता है ना। तो बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है कि बीपी को इन्वेस्टिगेट करें, वो बताएँ डॉक्टर्स के बीपी क्यों रेज़ किया उसका, यहाँ पे क्या नेग्लिजेंस हुई या है। वो मैनेज क्यों ना कर पाए। अच्छा, चलिए यहाँ तक समझ आते हैं, यहाँ तक तो कंडीशन नेचुरल है। अब उसके बाद हुँ, हम आगे आ जाते हैं कि यूट्रस रिमूव नहीं करेंगे, स्टिच लगा दिए गए, लेकिन स्टिच हुँ, लगाने के बाद भी उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। क्या इस वक्त हुँ, ऐसा नहीं था कि पेशेंट को ब्लड लगाया जाना चाहिए था? ब्लड जो है उस वक्त तक नहीं लगाया जाता, यहाँ तक कि 9 बजे शिफ्ट चेंज हो रही है, अगला हुँ। डॉक्टर आ रहा है, वो डिसीजन ले रहा है कि जी इसको आईसीयू शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पर बताइए इन्होंने क्या किया है? यहाँ से ही हमने जो डिटेक्ट किया था कि जो नेग्लिजेंस शुरू होती है। जी, जी। नेग्लिजेंस तो इस पॉइंट पे भी है ना कि बीपी क्यों रेज़ हुआ? ये भी तो देखना चाहिए ना कि बीपी क्यों रेज़ हुआ? क्या कोई हुँ। एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हुई है? क्या कोई पोस्ट ऑपरेटिव नेग्लिजेंस हुई है? और अगर बीपी अच्छा, रेज़ अच्छा, एनेस्थीसिया में भी कोई इश्यू हो सकता है क्योंकि थ्रू हो ऑपरेशन ही बच्चे हुए हैं, तो इसका मतलब हाँ, ये एनेस्थीसिया में भी कोई आपके प्रॉब्लम आई होगी, हो सकती है, जिसकी वज़ह से आपका बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं था। वरना आजकल ऐसी मेडिसिन्स मौजूद है कि आपका बीपी जो है वो ख़ास तौर पे इस तरह के ऑपरेशंस में कंट्रोल कर लिया जाता है। ऐसा ही है ना? लेकिन क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली भी देखना होता है और कि कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें बीपी रेज़ होने के चांसेस होते हैं। तो हुँ, हुँ। ये उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और उसको कंट्रोल करना चाहिए था ये कि क्यों बीपी रेज़ हुआ और जब बीपी रेज़ हो गया एक दफ़ा तो उसके बाद जब बीपी मेरे ख़्याल में जब रेज़ हुआ उसके बाद ब्लड कोई मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती कि उसके बाद उन्होंने ब्लड क्यों लगाने के लिए अच्छा, आप ये कह रही हैं कि अगर बीपी रेज़ कर गया है तो उसके बाद ब्लड लगाना नहीं होता है, इज़ दैट सो? लॉजिक नहीं नज़र आ रही इसमें कि ब्लड उसमें उसके बाद किस वज़ह से उन्होंने ब्लड लगाया, क्यों मँगवाया उन्होंने? मुझे ये सब अच्छा। बात लॉजिक समझ में नहीं आ रही। अच्छा, जब आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया, उस वक़्त उन्होंने दिखाया कि बीपी नॉर्मल है, हार्ट हुँ, रेट आपका बिल्कुल नॉर्मल है। वो कहते हैं मैंने जो मशीनों पे देखा तो सब नॉर्मल आ रहा था।
फिर आईसीयू क्यों शिफ्ट करें? ये कोई ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था या क्या हो रहा था? दिस थिंग हैज़ टू बी हाँ, अंडरस्टूड कि अगर उसको शिफ्ट किया जा रहा है पेशेंट को आईसीयू में, तो कुछ चीज़ें तो डिस्टर्ब दिखाई देनी चाहिए ना? उसमें कुछ मिस्ट्री है, मतलब कुछ वो हाँ जी, वो क्योंकि वो जो उनके रिलेटिव्स हैं पेशेंट के जो हस्बैंड हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो इतने लिटरेट नहीं हैं। तो उनको मेरे ख़्याल में चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और वो उन्होंने मतलब कोई इस तरह की मिस्ट्री है जो मतलब उनसे छुपाने की वज़ह से उनको पहले उधर आईसीयू में शिफ्ट किया और उसके बाद उनसे ब्लड मँगवाया, किया क्या वो अच्छा। ठीक, हुँ। ठीक, ठीक, ठीक। अब यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब, मैं ज़रा अपने ऑडियंस को क्लियर कर दूँ। देखिए नाज़रीन, जब लास्ट मरियम को शिफ्ट किया गया है आईसीयू में, उस वक़्त मरियम का बीपी हाई था, जो लास्ट इत्तला थी उसका बीपी हाई था। यहाँ पे इनके शौहर भी शायद ये बात नहीं समझ सके कि जब उसका बीपी हाई था, तो उसको वहाँ से ले जाके आईसीयू में शिफ्ट क्यों किया गया है? आई मीन कर दिया, चलो ठीक है, समझ आ गई। लेकिन उस वक़्त क्यों ब्लड मँगाया गया? अब ये ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब के मुताबिक कि चूंकि उनके शौहर को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये क्या मामलात होते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा गेम प्ले किया है, थोड़ा सा अपने उस कह लीजिए गलती को कवर करने की कोशिश की है कि दिखाएं कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और अब हम उसको आईसीयू लेके जा रहे हैं, और अब चलो हम कह देते हैं खून की बोतलें भी ले आओ, जबकि बकौल डॉक्टर साहब, अगर बीपी हाई है तो फिर खून की बोतलों की क्या जरूरत थी, और ये खून की बोतलें तो शायद पहले लगनी चाहिए थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे उनके शौहर को चूँकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये सब कुछ चल रहा था, उनको गालिबन बेवकूफ़ बनाया गया है। इज़ दैट सो? जी, 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 मेरिन पेशेंट को तो पता नहीं होता, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो हुँ, हुँ। ये हाँ जी, डॉक्टर्स को बतानी चाहिए और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी नेग्लिजेंस है जिसको उन्होंने हाइड करने के लिए ये सारा कुछ लेकिन अब इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या मसला था, बीपी क्यों रेज़ हुआ, उसके बाद ब्लड क्यों लगाना पड़ा, ये सारी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेट हों तो ही पता चल सकता है। सही हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि जिस वक़्त इनको शिफ्ट कर दिया गया आईसीयू, ठीक है? उसके बाद रात के कोई 1:30 बजे तक न जाने अंदर क्या चलता रहा है कि 2 बजे बताया जाता है जी हमने पंप करने की कोशिश की है हार्ट को, सीरियस है सिचुएशन, एंड फाइनली शी डाइज़। जी, जी। इसके पीछे क्या मामलात हो सकते हैं? इतनी देर क्या उसको वेंटिलेटर पे रखा गया सिर्फ़ इनको दिखाने के लिए कि वी आर डूइंग समथिंग, या कवरिंग अप समथिंग? और सबसे बड़ी बात ये है कि शिफ्ट चेंज हो रही है और अगली शिफ्ट के डॉक्टर्स इसको क्यों मैनेज कर रहे हैं? और जी, ये कोई वही ना सीनियर डॉक्टर था, शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीनियर डॉक्टर्स तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, जूनियर ने हैंडल किया है, मिस हैंडलिंग हो गई है। अब सीनियर जी। की गैर मौजूदगी और जूनियर की गलती को कई दफ़ा छुपाने के लिए भी इस तरह से होता है। इज़ दैट सो? जी, जी, मेरन यही हो सकता है ना, कोई हो सकता है जूनियर डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए सीनियर्स के साथ या कोई कोई भी मिसहैंडलिंग हो सकती है और उसको करने का कवर अप करने के लिए हो सकता है क्योंकि जो इतना लंबा गैप है जिसमें उन्होंने पेशेंट के बारे में बिल्कुल उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, ना पेशेंट को देखने दिया, ना कोई मसला मतलब है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी मिस्ट्री है ना। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगी? एक तो आप अपना ओवरऑल बता दीजिए कि व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, और दूसरा आप इस फैमिली को क्या सजेस्ट करेंगी कि उनको क्या इस केस को टेक अप करना चाहिए? इसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, या इज़ इट वेरी डिफिकल्ट कि अपनी एक हॉस्पिटल की लॉबी होती है जो उनको शैडो कर लेगी? जी, जी। मेरिन ये तो अब उनकी फ़ैमिली पे है कि वो क्या चाहते हैं। वो अगर चाहते हैं तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से मिलके उनसे बात कर सकते हैं कि वो उनको सारा क्लियर करें कि पहले पेशेंट की कंडीशन ऐसे थी, फिर उसका बीपी एकदम से कैसे शूट हुआ और फिर उसके बाद ब्लड क्यों लगाना पड़ा और इतनी देर तक उन्होंने इनको कुछ बताया नहीं उसके बारे में। फिर एकदम से रात में जाके उन्होंने बताया कि जी पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर फ़ैमिली चाहे तो वो डॉक्टर से और मैनेजमेंट से जाके पूछ सकते हैं। और मेरे ख़्याल में डॉक्टर्स भी बताएँगे उनको। सही, सही। लेकिन देखिए ना, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक अपनी लॉबी होती है, एक अपनी स्ट्रेंथ भी होती है, चीज़ों को कवर अप करते हैं। तो इसमें उनको मुश्किल नहीं होगी, और जो कुछ पूरे केस के दौरान हुआ उसका रिकॉर्ड इन्हें कैसे मिलेगा? हाउ वुड इट बी पॉसिबल? किस तरह पॉसिबल हो सकता है? वे आउट क्या हो सकता है? वो तो फिर आप हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना पड़ता है और ये तो फिर आपको अप्रोच करने से ही होता है ना, जाके पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो चाहते हैं, पेशेंट की फैमिली चाहती है, वो जाके बात करे और अप्रोच करे हायर अथॉरिटीज़ को, तो फिर इस केस को मतलब वो कर सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं।
अच्छा देखिए, ज़ाहिर-सी बात है जब पहली औलाद होती है तो जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स होते हैं, माँ-बाप होते हैं, उनको तो बहुत कम पता होता है। बड़े जो होते हैं, अब जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं वो उनको भी आजकल जो कॉम्प्लिकेशंस और हॉस्पिटल के जो तौर-तरीके उनका इतना पता नहीं होता है। तो क्या आप कोई एडवाइस प्लीज़ दें ज़रूर, चाहे पहली बार हो डिलीवरी, चाहे दूसरी या तीसरी बार। आजकल जिस तरह से चीज़ों को शैडो कर लेते हैं, अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं, आई हैव सीन सच पेशेंट्स जो अभी हॉस्पिटल में होते हैं, डिलीवरी हुई है और वो बड़ी सीरियस कंडीशन में है और डॉक्टर साहिबा जो हैं, माज़रत के साथ आप भी डॉक्टर हैं, लेकिन मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ जो इस पेशे के तकद्दुस को शायद उतना नहीं समझते। वो टी ब्रेक पे चले जाते हैं बगैर ये सोचे कि उनका पेशेंट इस वक़्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। मोस्टली सरकारी हॉस्पिटल्स में ये बहुत होता है। तो व्हाट वुड यू से हमें गाइड कर दें कि जब भी आपका पेशेंट जाता है तो आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और कैसे चीज़ों को चेक करना है कि आपके साथ कोई मिसमैनेजमेंट ना हो जाए? जी, जी। जी, मेरीन, सबसे पहले तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको खुद सारी इन्फॉर्मेशन हो ना। आजकल तो वैसे ही मीडिया में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको पता होता है कि क्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, जैसे मुझे इस केस में भी ये लग रहा है कि इतनी देर तक बीच में इतने घंटे जो हैं, वो डॉक्टर्स के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं रही ना उसकी फैमिली की। डॉक्टर्स कहते रहे हुँ। कि ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। आपको कैसे पता है सही हो रहा है? आपने पेशेंट को देखा नहीं है, आप उसको फ़ॉलो अप नहीं आपको मिल रहा है कोई। तो आपको हर चीज़ का फ़ॉलो अप साथ पेशेंट पे नज़र पूरी खुद से रखनी लेकिन है। एक पेशेंट कैसे करे? उसे क्या पता है ये क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या बात करनी है, नहीं करनी है? व्हाट आर दोज़ क्वेश्चन्स जो जाके रेज़ करे वो, जाके पूछे ताकि वो भी अलर्ट हो कि भई ये हमसे सवाल करेगा, ये हमसे सवाल पूछा जाएगा। वो तरीका बताइए ना? जी, जी। जी, मेहरीन, वो यही है ना कि डॉक्टर से बात करें, कि पूछें कि आप पहले ये कह रहे थे कि जी ब्लीडिंग हो रही है, बीपी कम हो रहा है, अब एकदम से ब्लीडिंग और डॉक्टर से वो पूछें। अगर आप लिटरेट नहीं है तो डॉक्टर से हमें सादा ज़ुबान में समझाएँ सारी चीज़, ठीक है ना? हुँ, उनको हुँ। पहले अगर आप बीपी कम हो रहा था तो अब क्यों ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद वो तो कह रहे हैं ना, मैं तो पूछ रहा था, तो मुझे वो तसल्ली दे देते थे। तो वो तसल्ली दे दें तो फिर व्हाट नेक्स्ट? जी, जी, तसल्ली देने से क्या मुराद है? तसल्ली देने का मतलब ये तो नहीं है कि मतलब वो खुद जाके देखता ना कि उसकी बीवी की क्या कंडीशन है, उसका बीपी कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा मेरे है, ये ख्याल से सारा घर से एक और डॉक्टर ले आया करें, मेरे ख्याल से अब यही हो सकता है क्योंकि जितनी एक हम नेग्लिजेंस देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद तो बंदा क्या कहे। एक ज़ाहिर-सी बात है, एक लेमैन है, वो ना कोई डॉक्टर है, उस बेचारे को क्या पता। वो कह दें कि जी तसल्ली रखें, सब ठीक है, उसके बाद वो क्या सवाल कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक आप अपने पेशेंट को खुद थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ज़रूर नोट करें, उसका बीपी इस वक़्त कहाँ जा रहा है। आप खुद इतना तो देख ही सकते हैं बीपी कैसा है। और जी, उसके अलावा अगर पेशेंट कोई कंप्लेन कर रहा है कि जिस इस केस में उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई या जो भी हुआ, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर जो है सीरियस उसके ऊपर होकर आप वहाँ पे शोर डालिए भले, आपका राइट है। क्यों डॉक्टर साहब? मैं कह रही हूँ ना कि पेशेंट अगर बेशक बेशक उसको नॉलेज है, वो लेमैन भी है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट तो पता चल रहा है ना कि मेरे पेशेंट की क्या कंडीशन चल रही है, उसका बीपी ऊपर हुँ, जा रहा है, नीचे क्या चल रहा है। वो खुद से हुँ, हर हर से बाखबर रहें, पेशेंट बाहकीन है, खुद बाखबर रहें पेशेंट के बारे में, हुँ। तो ही इसको किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका ना सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। काफ़ी अच्छा आपने इसको हमें गाइड किया कि ऐसे मामलात में होना क्या चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है एक आम इंसान क्या कर सकता है। लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, आपके पास मोबाइल है, नेट है, इन्फॉर्मेशन का एक फ्लक्स है, तो आप ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएँ। ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमने बहुत से ऐसे केसेज़ जो है देखे भी हैं, रिपोर्ट भी किए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मामलात को थोड़ा मिसहैंडल किया जाता है और उसके बाद उसको कवर करने की कोशिश की जाती है। इस केस में जो बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, उनमें एक रेड फ्लैग ये भी है कि उसका बीपी रेज़ क्यों हुआ? बीपी क्या कोई एनेस्थीसिया गलत तरीके से हैंडल हुआ है या ऑपरेशन में कोई पेचीदगी हुई है जिसको हाइड किया गया है क्योंकि बाकायदा थ्रू ऑपरेशन बच्चे हुए हैं, तो उसमें कोई पेचीदगी हुई है जिसको शायद आपसे कह लीजिए छुपाया गया है जिसकी वज़ह से बीपी उसका मैनेज नहीं हो रहा था। फिर ब्लीडिंग का पहले कहना बहुत ज़्यादा और फिर एकदम से कहना कि जी ठीक हो गया है, ये भी बड़ा सीरियस एक मामला है, इसको देखना चाहिए क्योंकि इतना अचानक जो है, उसको पहले तो आप यूट्रस रिमूव करने तक आ गया और फ़ौरन ही आपने स्टिच लगा के फ़ारिग भी कर दिया। क्या ऐसा हो गया था कि आपको नज़र आ गया था कि अब मुझसे हैंडल नहीं होगा, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग? क्या ये ऑपरेशन करने वाला कोई जूनियर डॉक्टर था, सीनियर डॉक्टर उस वक़्त मौजूद नहीं था? ये भी चेक करना चाहिए। उसके अलावा आईसीयू में जो शिफ्ट करने का पूरा प्रोसीजर था और उसके बाद जो इन्फॉर्म करने का जो तरीक़ेकार था, उस पे भी बहुत से शकों को शुबहात है। आई थिंक कि द फैमिली शुड लुक इंटू इट।
एनीवे ये केस रिपोर्ट करने का और ये बात करने का मकसद ये भी था कि आप लोगों को बताएँ, अपने पेशेंट्स को ज़रूर आप खुद भी ऑब्ज़र्व करें, मॉनिटर करें हर लम्हे को, और ये ना सोचें कि हम डॉक्टर का सर खा रहे हैं, क्योंकि आपके मरीज़ की ज़िंदगी और जान का मामला है। और मैंने ऐसा एक केस खुद अपनी आँखों से देखा था, जहाँ पे डॉक्टर साहब ये कह के चले गए थे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर साहिबा बल्कि, वो अपनी टी ब्रेक कर रही थी, और जो पेशेंट थी उसके साथ जो खातून थी वो बड़ी इंटेलिजेंट खातून थी और पढ़ी-लिखी खातून थी। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने जाके वहाँ उनसे कहा, तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप सब्र कीजिए, कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जाके खूब शोर मचाया, कहा कि आप यहाँ पे लंच कर रही हैं, आपको ये नहीं पता कि अगला आपका पेशेंट मर रहा है। वहाँ पे उन्हें थोड़ी-सी शर्मिंदगी हुई, वो उठी, वो आई और उन्होंने देखा वाक़ई मामला सीरियस था, और सो जो नेसेसरी इक़दामात थे उन्होंने किए, और उसके बाद जो है चीज़ें हो गई ठीक। और आप यकीन करें, अगर वो सब ठीक ना होती तो वो पेशेंट जो है बड़ी तेज़ी से हाथ से निकल रहा था। तो आपको चीज़ों को खुद भी देखना होता है। कभी-कभी ज़िंदगी भर का ये रोग बन जाता है। एनीवे अल्लाह ताला हिदायत दे। ये बड़ा ही मुक़द्दस पेशा है, और अल्लाह करे कि लोग इस मुक़द्दस पेशे की इज़्ज़त जो है उसकी साख को कायम रखें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ मरियम के लिए फ़ातिहा ज़रूर पढ़िएगा और उसके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उसके आगे के रास्ते को आसान करे, और बिला शक बच्चे की विलादत की वजह से जिनकी मौत हो जाती है वो शहादत है, ये बरहक है। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।